हमने पढ़ा था कि गुप्तचर के रूप में युधिष्ठिर द्वारा भेजा गया वनेचर वन में एकांत देखकर युधिष्ठिर की अनुमति से उसे अपने द्वारा लाई गई सूचनाएं देना चाह रहा है। उससे पहले वह युधिष्ठिर से क्षमा याचना करता है कि यदि उसके द्वारा लाई गई सूचनाओं में कुछ बुरा लगे तो वो क्षमा करे, लेकिन क्योंकि वो गुप्तचर है और गुप्तचर ही राजा के आँख कान होते हैं तो उसे सत्य बोलना है, भले ही वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। फिर भूमिका बनाते हुए वह कहता है कि मैं जो जानकारी जुटा पाया हूँ सब आपका ही प्रभाव है, अन्यथा राजाओं के कृत्यों और नीति की जानकारी प्राप्त करना दुर्गम है, बहुत कठिन काम है। इसी बात को कहते हुए कहता है, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः तवानुभावोऽयम् अवेदि यन्मया निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम। तो वनेचर कहता है, निसर्ग दुर्बोधम स्वभाव से ही, निसर्ग स्वभाव से ही दुर्बोधम कठिनाई से जानने योग्य और अबोध विक्लवा, अबोध अज्ञानता से, विक्लव व्याकुल, अज्ञानता से व्याकुल, क्व भूपति नाम चरितम, क्व कहाँ, भूपति नाम चरितम राजाओं का चरित, क्व जंतवः और क्व कहाँ, जंतवः प्राणी हमारे जैसे सामान्य प्राणी। तो ऊपर की पंक्ति में दो विशेषण हैं और नीचे की पंक्ति में दो विशेषण हैं, दोनों यथासंख्य हो जाएंगे, क्रमशः लग जाएंगे। निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व, स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य राजाओं का आचरण कहाँ, अबोध विक्लवा अज्ञानता से विकल जंतव क्व, और अज्ञानता से विकल प्राणी हमारे जैसे प्राणी कहाँ। अर्थात दोनों का दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है, दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। तवानुभावो अयम, अयम यह है, तवानुभावो तुम्हारा अनुभव, प्रभाव, यह तुम्हारा प्रभाव है। अवेदी यत, यत जो, अवेदी जान लिया गया है, मया मेरे द्वारा, जो मैंने जान लिया है। निगूढ़ तत्वम छिपे हुए तत्व वाली, नैवर्त्म नीति के मार्ग को, छिपे हुए रहस्य वाले नीति के मार्ग को, विद्विषाम शत्रुओं के। तो जो मैंने छिपे हुए रहस्य वाले शत्रुओं के नीति मार्ग को जान लिया है तो यह तुम्हारा ही प्रभाव है। तुमने जो मुझे निर्देशित किया था, जो दिशा निर्देश दिए थे, उसके अनुसार मैंने कार्य किया और इसीलिए मैं शत्रु के गुप्त नीति मार्ग को जान पाया हूँ। उसकी क्या नीति है, क्या इच्छा लेकर वो कार्य कर रहा है, सब मैं समझ पाया हूँ। अन्वय के अनुसार अर्थ करते हैं, निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व, स्वाभाविक रूप से ही कठिनाई से समझने योग्य राजाओं का आचरण कहाँ, अबोध विक्लवः जंतवः क्व, और अज्ञानता से विकल सामान्य जन कहाँ, मेरे जैसे सामान्य जन कहाँ। निगूढ़ तत्वम विद्विषाम नैवर्त्म यत मया अवेदी, छिपे हुए रहस्य वाले शत्रुओं के नीति मार्ग को जो मेरे द्वारा जान लिया गया है। अयम तव अनुभावः, यह तो आपका ही प्रभाव है, आपकी ही कृपा दृष्टि है। आपने जो मुझे दिशा निर्देश दिए थे, जो कुछ मुझे समझाया था राजनीति के बारे में, उसकी वजह से ही मैं शत्रु के नीति के गूढ़ तत्व को जान पाया हूँ। उसके कहने का तात्पर्य कि राजाओं का जो आचरण है, राजचरित जो है, राजनीति जो है, वो स्वाभाविक रूप से ही कठिन मानी जाती है। और मैं तो एक सामान्य प्राणी हूँ, सामान्य वनेचर हूँ, तो मैं कैसे उसको समझ सकता हूँ। अच्छों के लिए कठिन है वो तो फिर भी मैं कुछ जानकारी ला पाया हूँ, तो वो इसलिए कि आपने मुझे पहले कुछ सिखाया था, समझाया था, और जो आपकी कृपा दृष्टि है उसके कारण मैं शत्रु के गुप्त रहस्य से युक्त राजनीति के मार्ग को जान सका हूँ। वो जो कुछ कर रहे हैं उसका क्या तात्पर्य है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसको मैं कुछ समझ पाया हूँ। तो वो अपने बहुत कठिन प्रयासों से कुछ जानकारी लेकर आया है। अपनी जान को दांव पर लगाकर, गुप्तचरों की जान सदैव दांव पर रहती है, पर अपनी विनम्रता दिखाते हुए वो युधिष्ठिर को सारा श्रेय देता है।
और 2 बार क्व का प्रयोग दोनों चीज़ों में बहुत अधिक दूरी को, मतलब दोनों का कोई मेल ही नहीं है, इसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे रघुवंश आप पढ़ चुके हो, रघुवंश के पहले सर्ग में कालिदास ने अपनी विनम्रता दिखाने के लिए कहा है, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व च अल्प विषयामति। सूर्य से उत्पन्न सूर्यवंश रघुवंश कहाँ, और मेरी छोटी सी तुच्छ विषयों को समझने वाली बुद्धि कहाँ, मतलब दोनों में कोई मेल नहीं है। तो 2 बार क्व का प्रयोग इस बात को द्योतित करता है कि दोनों में बहुत दूरी है, दोनों में कोई मेल नहीं है, पर फिर भी प्रयास किया जा रहा है। यहाँ विषम अलंकार है। अगला श्लोक है, विशंक मानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः दुरोदर छद्म जिताम समीहते नयेन जेतुम जगतीम सुयोधनः। विशंक मानः आशंका करता हुआ, भवतः आपसे, पराभवम पराभव की, पराजय की, नृपासनस्थो अपि राजा के आसन पर विद्यमान भी, वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाले से, दुरोदर छद्म जिताम दुरोदर के जुए के छद्म छल से जिताम जीत ली गई, समीहते चाहता है, नयेन जेतुम नीति से जेतुम जीतना, जगतीम जगती को, सुयोधन सुयोधन। तो यहाँ भी दुर्योधन के लिए कहा है, नृपासनस्थ अपि, नृप के राजा के आसन पर स्थित भी। इस समय हस्तिनापुर का राज्य दुर्योधन ने संभाला हुआ है, तो वो इस समय राज्यासन पर विद्यमान है, तब भी सुयोधन दुर्योधन। दुर्योधन के 2 नाम हैं, ये विरोधी नहीं है, विलोम शब्द नहीं है। सुयोधन और दुर्योधन दोनों का एक ही अर्थ है। सुयोधन का अर्थ है जो बहुत अच्छी तरह युद्ध करने वाला है, और दुर्योधन का अर्थ है जिससे युद्ध करना बहुत कठिन है, अर्थात महावीर महारथी था दुर्योधन भी। नृपासनस्थ अपि सुयोधनः, राजा के आसन पर विद्यमान भी दुर्योधन, वनाधिवासिनः वन में रहने वाले भी, भवतः आपसे, पराभवम पराजय की, विशंकमानः आशंका करता हुआ, दुरोदर छद्म जिताम जुए के छल से जीती गई, जगतीम पृथ्वी को, जगती को, नयेन जेतुम समीहते नीति से जीतना चाहता है। तो राजासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन, वन में रहने वाले भी आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, जुए के छल से जीते गई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। तात्पर्य है कि यद्यपि इस समय दुर्योधन हस्तिनापुर के राज्य पर विद्यमान है, पूरा राज्य संभाला हुआ है उसने, सारी शक्ति सारी सत्ता उसके पास है, और आप तो यहाँ वन में असहाय हो, साधनहीन हो, तब भी उसको शांति नहीं है। वो राजा होकर भी आप वनवासी से पराजय को लेकर आशंकित है। उसे लगता है युधिष्ठिर कभी भी लौट कर आएंगे और मुझे पराजित कर देंगे। तो इसलिए, और उसको पता है कि सब जानते हैं, पूरी प्रजा जानती है कि उसने राज्य कैसे प्राप्त किया है, जुए के छल में, छल पूर्वक जुए की शर्तों से उसने युधिष्ठिर को पदभ्रष्ट करके उनका राज्य छीन लिया है। तो प्रजाएं भी स्वाभाविक रूप से युधिष्ठिर से ही सहानुभूति रखेंगी। तो इसलिए इस बात को वो समझता है और जानता है कि कभी भी युधिष्ठिर से वो परास्त हो सकता है, और प्रजाओं की सहानुभूति भी युधिष्ठिर के साथ है। इसलिए जो उसने राज्य एक बार छल से पा लिया, छल से पा तो लिया, पर प्रजाओं का प्रिय वो कैसे बने, क्योंकि राज्य का आधार तो कुछ भी कहो प्रजाओं का प्रेम ही है। इसलिए वो अब राजनीति का प्रयोग करके, राजनीति का पालन करते हुए प्रजाओं के मन को जीतना चाहता है, ताकि उसका राज्य स्थायी हो जाए, प्रजाएं धीरे धीरे उसकी ओर उन्मुख हो जाएं, प्रजाएं उससे प्रेम करने लगें। तो एक बार छल से उसने जुए के द्वारा, जुए की शर्तों के रूप में राज्य को प्राप्त कर लिया, किंतु अब वो नीति का प्रयोग करके राज्य को, प्रजाओं को अपने अनुकूल करना चाहता है। तो आगे यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि पहले जुए से जीता था और इसलिए अब वो नीति से
जीतना चाहता है। तो नीति का प्रयोग को क्यों कर रहा है, इसके कारण के रूप में जुए से जीता था, इस बात को बताया गया है। जब कारण, कोई कार्य का कारण बताया जाता है तो काव्यलिंग अलंकार होता है, यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। उसके आगे वनेचर कहता है अब, तथापि जिम्म स भवत् जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात् वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। तथापि फिर भी, जिम्मा कुटिल स वह, भवत जिगीषया भवत आपको, जिगीषया जीतने की इच्छा से, तनोति फैला रहा है, शुभ्रम गुण संपदा यश, गुण संपदा गुण रूपी संपत्ति के द्वारा, गुणों की संपत्ति के द्वारा, शुभ्रम यश उज्ज्वल यश को, समुन्नयन भूतिम भूति को, ऐश्वर्य को समुन्नयन बढ़ाते हुए, अनार्य संगमात दुष्टों की संगति से, वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, वरम अच्छा है, विरोध अपि विरोध भी, समम साथ, महात्मा भी महात्माओं के, महान पुरुषों के। तो अनार्यों की संगति से महान व्यक्तियों के साथ, महान मनुष्यों के साथ विरोध करना भी अच्छा है। तथापि फिर भी, यद्यपि उसने छल से आपसे राज्य छीन लिया है और उसको समझ में आता है कि कभी भी आप उसे परास्त कर सकते हैं, प्रजाएं भी अभी उससे प्रेम नहीं करती, लेकिन फिर भी वो अब प्रयास कर रहा है नीति से प्रजाओं का मन जीतने का। तो क्या कर रहा है वह, तथापि फिर भी, जिम्मह कुटिल स वह दुर्योधन, भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा गुण रूपी संपत्ति के द्वारा, शुभ्रम यश तनोति उज्ज्वल यश को फैला रहा है, भूतिम समुन्नयन ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला, महात्मा भी समम विरोधो अपि महान व्यक्तियों के साथ विरोध भी, अनार्य संगमात वरम दुष्टों की, अनार्य जनों की संगति से अच्छा है। तो कहता है कि वो जानता है कि आपसे पराभव उसको प्राप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी बड़ा कुटिल है और वो प्रयासशील है कि आप अपना राज्य पुनः प्राप्त न कर पाएं, और इसलिए वो अपने गुणों में वृद्धि दर्शा रहा है और अपने यश का विस्तार कर रहा है। तो ये सब क्यों कर रहा है वो, क्योंकि आप जैसे महान व्यक्ति के साथ उसकी शत्रुता है, तो आपकी तुलना में स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए उसे भी अच्छा होने का दिखावा करना पड़ रहा है, अपने को श्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित करना पड़ रहा है। अंदर से वो कैसा भी हो, ऊपर से उसको अच्छे कृत्य करने पड़ रहे हैं, और इस तरह उसके ऐश्वर्य में वृद्धि तो होगी, अच्छे काम करेगा तो अच्छा ही फल मिलेगा। तो वनेचर इस बात को कहता है, एक सामान्य बात से अपनी बात का समर्थन करता है कि दुष्टों के साथ हम रहते हैं तो कोई उन्नति नहीं कर पाते, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ अगर शत्रुता भी होती है तो उनसे आगे बढ़ने की होड़ में, उनसे अच्छा दिखने की चाह में हम अपने ऐश्वर्य में वृद्धि करते हैं और वो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। तो महान व्यक्तियों के साथ तो शत्रुता भी लाभदायक है, जबकि दुष्टों के साथ तो मित्रता से भी कोई लाभ नहीं है, हानि ही है। वनेचर कहता है कि फिर भी कुटिल वह दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से अपने गुण रूपी संपत्ति के द्वारा उज्जवल यश को फैला रहा है, ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाली महान व्यक्तियों के साथ शत्रुता भी दुष्टों की संगति से श्रेष्ठ है, उनकी मित्रता से श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे लाभ होता है। दुर्योधन आपको जीतना चाहता है, आपसे ज़्यादा गुणी खुद को दिखाना चाहता है, इसलिए वो अपने गुणों का विस्तार कर रहा है, चाहे है चाहे नहीं है, पर वो दिखा रहा है। ऊपर से उसका आचरण आपसे भी अच्छा इस समय दिख रहा है, मन से वो कितना भी कुटिल है, पर आपको जीतने की इच्छा से वो आपसे भी अच्छे रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसलिए महान व्यक्तियों के साथ तो शत्रुता करना भी अच्छा है। दुर्योधन आपसे शत्रुता करके भी लाभ प्राप्त कर रहा है। यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है, एक विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया गया है, और नीचे की पंक्ति सूक्ति है, वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। ये एक सार्वकालिक सार्वभौम सत्य है, सभी के ऊपर घटित हो सकता है।
तो ये सूक्ति है जो बात अधिकांश लोगों पर, अपवाद तो हर चीज़ का हो सकता है, अधिकांश लोगों पर लागू हो सकती है, उसको हम सूक्ति कहते हैं, जो इस प्रकार का सार्वभौम सार्वकालिक सत्य होता है। तो भारवी के बारे में हम बार बार कहते आ रहे हैं, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, और सूक्ति तो स्वयं गागर में सागर होती है। तो उनके काव्य में बहुत सारी सूक्तियां हैं, अभी तक आप देख चुके हो, आपने 7-8 श्लोक पढ़े हैं और लगभग इतनी ही सूक्तियां आ चुकी हैं। तो लगभग हर श्लोक में एक सूक्ति है, यही गागर में सागर है। और राजनीति संबंधी ज्ञान आप देखते ही चल रहे हो, इतनी सारी बातें वो बता चुके हैं कि राजाओं की नीति को समझना बहुत मुश्किल है। और ये बार बार वो जोर दे रहे हैं कि प्रजाएं जब राजा से प्रेम करती हैं, राजा से संतुष्ट होती हैं, तभी उसका राज्य स्थायी होता है, अन्यथा नहीं होता। तो इसके बाद में आगे कल पढ़ते हैं।